सलाम पाकिस्तान। इस बुलेटिन में 24 न्यूज़ के नाजरीन के साथ साथ UK 44 के नाजरीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं मदीहा सलीम। मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newshd। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जाने पड़ते हैं। सहाफ़ी बरादरी ने इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब के बाहर 24 न्यूज़ की बंदिश के खिलाफ एहतजाज किया। मुख्तलिफ शहरों में भी सहाफ़ियों के मौशी कत्ल-ए-आम के खिलाफ मुजाहरे हुए। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने अपने असासों की तफसीलात पब्लिक कर दी। उनकी अहलिया सरीना ईसा ने लंदन जायदादों पर 3.5 करोड़ रुपए जुर्माने के खिलाफ अपील दायर कर दी। जस्टिस काजी फायद ईसा की अहलिया सरीना ईसा ने लंदन की जायदादों पर 3.5 करोड़ जुर्माने के FBR कमिश्नर के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। जस्टिस काजी फायद ईसा, अहलिया सरीना ईसा और बच्चों के असासों की तफसीलात भी पब्लिक कर दी गयी। दस्तावेज के मुताबिक जस्टिस काजी फायद ईसा ने 3 साल में 66,71,722 रुपए टैक्स दिया, जबकि आमदन 5,34,97,865 रुपए रही। असासों में जस्टिस काजी फायद ईसा की गाड़ियों, बैंक अकाउंट्स और मुलाजमीन की भी तफसीलात शामिल है। जस्टिस काजी फायद ईसा के मुताबिक फेज 2 DHA कराची में 2 800 गज के प्लाट बतौर वकील खरीदे। 4,13,30,856 रुपए बैंक अकाउंट में है। साल 2018 में आमदनी 1,51,13,972 रुपए थी। साल 2018 में 22,916 रुपए टैक्स अदा किया। साल 2019 में जस्टिस काजी फायद ईसा की आमदनी 1,39,972 रुपए थी, जिस पर 17,92,700 रुपए टैक्स अदा किया गया। जस्टिस काजी फायद ईसा ने बताया कि ज़ियारत में कायदे-आज़म रेजिडेंसी से मुल्हिका प्लाट का आधा हिस्सा वालिद से विरासत में मिला। प्लाट के एक बड़े हिस्से पर हुकूमत ने गैर कानूनी कब्जा कर रखा है। तफसीलात में उन्होंने बताया कि DHA लाहौर में एक कनाल का घर उनकी मलकियत है। एक होंडा सिविक और एक मिनी जीप कार के भी मालिक हैं। जस्टिस काजी फायद ईसा ने बताया कि उन्होंने बतौर चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट और जज सुप्रीम कोर्ट प्लाट लेने की ऑफर मुस्तरद की, ममनुआ असलहा लाइसेंस की पेशकश भी कबूल नहीं की। अमानत किशकोरी 24 न्यूज़ इस्लामाबाद। जस्टिस काजी फायद ईसा की अहलिया ने FBR कमिश्नर के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी है। ज़राए के मुताबिक सरीना ईसा ने अपील कमिश्नर इस्लामाबाद के ऑफिस में दायर की। कमिश्नर ने सरीना ईसा को लंदन जायदादों के मामले में 3.5 करोड़ रुपए जुर्माना किया था, जिसके खिलाफ अपील दायर की गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं। जस्टिस काजी फायद ईसा की अहलिया ने FBR कमिश्नर के फैसले के खिलाफ अपील दायर की है। ज़राए के मुताबिक सरीना ईसा ने अपील कमिश्नर इस्लामाबाद के ऑफिस में दायर की है। कमिश्नर ने सरीना ईसा को लंदन जायदादों के मामले में 3.5 करोड़ रुपए जुर्माना किया था। खाद की बढ़ती कीमतों ने किसानों की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। झंग में DAP के एक थैले की कीमत 1,000 रुपए तक बढ़ गई। किसान रहनुमाओं ने हुकूमती इकदाम को मौशी कत्ल करार दे दिया। अवैस खान की रिपोर्ट इसी बारे में है। झंग में किसान खादों की कीमतों से परेशानी का शिकार हैं। DAP की फी थैले में 1,000 रुपए तक का इजाफा हुआ। फी थैला कीमत 4800 तक जाने पर काश्तकार शदीद मुश्किलात का शिकार हो गए। किसान रहनुमाओं ने हुकूमती इकदाम को मौशी कत्ल करार दे दिया। किसान रहनुमा अशरफ झुरकी का कहना था कि सूरत-ए-हाल पर काबू न पाया गया तो अगली फसल काश्त करना किसानों के लिए नामुमकिन हो जाएगा। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को ग्रास रूट लेवल तक जायजा लेने की जरूरत है। किसान पे तो जुल्म हो रहा है कि इस बुआई के सीज़न में पूरी दुनिया में कीमतें कम की जाती हैं, किसानों को रिलीफ दिया जाता है। एक हमारा ही मुल्क है जो कि ज़राई मुल्क है और उसमें किसानों के साथ हर सीज़न में ज़्यादती की जाती है। काश्तकारों ने मुतालबा किया कि हुकूमत आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए फौरी इक़दाम करे ताकि गंदम की फसल से कबल उनके मसाइल दूर हो सकें। हफीज सेंटर लाहौर में खौफनाक आतिशज़दगी ने करोड़पति ताजरों को रातों रात कंगाल कर दिया। आग के शोले ताजरों को फुटपाथ पर ले आए। इन ताजरों के साथ क्या बीती है, इस बारे में शहजाद खान अब्दाली की रिपोर्ट देखिए। हफीज सेंटर में लगने वाली खौफनाक आग ने कई सानेहात को जन्म दिया। एक दिन पहले ही मुल्क से बाहर गया था तो मैंने जब मुझे पता चला तो मैंने वहाँ पर ही सारा कुछ देखा, लेकिन मेरे एम्प्लॉई जो हैं वो तकरीबन 8 बजे के करीब वो यहाँ पहुँच गए। उन्होंने हमारी दूसरी शॉप से कुछ सामान रिकवर किया। अल्हम्दुलिल्लाह एक शॉप हमारी जो है वो सेव रही। बावजूद भी 5 करोड़ का सामान हो गया। हाँ जी, जो एक शॉप थी वहाँ पर इतना ज़्यादा स्टॉक हमारा अवेलेबल था। तकरीबन कोई 14-15 करोड़ रुपए का जो है ना मेरा स्टॉक जल गया। 22 लाख रुपया हमारा कैश पड़ा था, क्योंकि हफ्ते वाले दिन बैंक बंद होते हैं तो वो रिकवरी सारी जो है ना यहाँ पे पड़ी होती है।
تو وہ بھی جل کے راکھ ہو گیا، ہر چیز جل کے راکھ ہو گیا۔ تقریباً 1,70,00,000 کا تھا، میرے 960 سسٹم تھے، میرا کنٹینر آیا تھا 1 ویک پہلے، سارے کے سارے جل گئے 3rd فلور پہ، اور 4th فلور پہ میرا ہاف جل گیا، ہاف بچ گیا، جو پیچھے کچھ سامان تھا وہ بچ گیا، باقی سارا ہی جل گیا۔ متاثرہ تاجران کہتے ہیں کہ ان نقصانات کا ازالہ شاید ہی اب ممکن ہو پائے۔ کراچی میں دھماکے سے متاثرہ عمارت کے ایک حصے کو مسمار کرنے کے لیے آپریشن سارا دن جاری رہا۔ جاں بحق شخص خالد سلطان کے ورثاء نے گلشن اقبال تھانے میں نجی بینک کے خلاف مقدمے کی درخواست جمع کرا دی۔ حسن عباس کی رپورٹ دیکھیے۔ کراچی کے علاقے گلشن اقبال مسکن چورنگی پر دھماکے کے باعث عمارت کے متاثرہ حصے کو مسمار کرنے کا آغاز کر دیا گیا۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی ڈیمولیشن ٹیم نے عمارت کو خالی کرایا۔ بینک انتظامیہ نے بینک سے تجوریاں نکالنے کا کام بھی مکمل کر لیا۔ دوسری جانب جاں بحق خالد سلطان کے ورثاء گلشن اقبال تھانے پہنچ گئے اور نجی بینک کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی درخواست جمع کرا دی۔ خالد سلطان کے بھائی کا کہنا تھا کہ بینک کی لاپرواہی کی وجہ سے حادثہ پیش آیا، مرحوم کے بچوں کی کفالت کون کرے گا؟ میں ان کے اگینسٹ FIR کٹوانے اس لیے آیا ہوں کہ میرے بچوں کا کی کفالت کون کرے گا۔ میرے بچیاں آج میری بیٹیاں جو ہے وہ کوئی یہ تو نہیں ہے کہ وہ میری بچیاں کوئی انشور ہے کہ EFU سے یا کسی سے، میرے بھائی جو آج گیا ہے وہ جو کما کے لے کے آتا تھا، مجھے یہ اتنا مجھے کر کے دیں کہ یہ میرے بچے جو ہے وہ ایٹ لیسٹ ان کو کوئی کمپنسیشن ہو، کوئی مطلب بینک جو ہے وہ مطلب مجھے بینک سے جو ہے 100% بینک کے اوپر جو ہے مجھے شک ہے۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے مطابق عمارت کو مسمار کرنے کے لیے مزید 3 سے 4 دن تک آپریشن جاری رہے گا۔ کراچی میں کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی ہوٹل سے گرفتاری کی CCTV فوٹیج 24 نیوز نے حاصل کر لی ہے۔ فوٹیج میں دیکھ سکتے ہیں کہ گرفتاری کے دوران سادہ لباس میں ملبوس ایک شخص مسلسل کیمرے سے ویڈیو بناتا رہا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ ماضی کے حکمرانوں نے گلگت بلتستان کے عوام کو لاوارث چھوڑا اور ان کے حقوق پر حملہ کیا۔ پیپلز پارٹی گلگت بلتستان کے عوام کو تنہا نہیں رہنے دے گی۔ پہلے بھی ذوالفقار علی بھٹو نے گلگت بلتستان کو حقوق دیے، اب بھی دیں گے۔ وہ اسکردو کے ضلع گانچے میں خطاب کر رہے تھے۔ ماضی کے حکمرانوں نے، ماضی کے آمروں نے یہاں کے عوام کو لاوارث چھوڑا تھا، یہاں کے عوام کو کے حقوق پہ حملہ کیا تھا، گانچی ضلع کو ختم کیا تھا، سیاچن کو لاوارث چھوڑا تھا، مگر وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو تھے جو سیاچن کے عوام کو بھی اپنائے تھے، جو سیاچن جا کے پہنچے تھے اور سیاچن نے کھڑے ہو کر کہا کہ یہاں گھاس بھی اگتی ہے، یہاں کے عوام کا خدمت میں کروں گی۔ جو آپ کا ویک سبسڈی ہے، آپ کا ویک ہوتا ہے، وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دیا تھا، تو آج تک شہید ذوالفقار علی بھٹو یہاں کے عوام کو کھلا رہی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ کیا عدالتیں صرف سیاستدانوں کے لیے ہیں؟ نالائق حکومت نے ملک کی معیشت تباہ کر دی، ملک کو بحران سے نکالنے کے لیے میدان میں نکلے ہیں۔ کراچی میں اشتہاری کے ذریعے FIR کٹوائی گئی، وہ لاڑکانہ میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ موجود ہے، قانون موجود ہے، عدالتیں موجود ہیں، یہ عدالتیں صرف سیاستدانوں کے لیے ہیں کہ ان کو روز جو ہے پکڑ کر ان کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے اور ان کی تصدیق وہاں پر کی جائے۔ کراچی میں جو مقدمہ درج کرایا گیا اس کا مدعی بھی ایک اشتہاری ملزم ہے اور PTI کا کارکن۔ حکمرانوں کی معیشت سے ملک کا ہر شخص متاثر ہوا ہے، ہم ان کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ آج ہر طبقہ چیخ رہا ہے، لیکن حکمران ہیں کہ جو خرگوش کی نیند سو رہے ہیں اور انہیں عام آدمی کے کرب کا اور اس کے اضطراب کا احساس نہیں ہو رہا ہے۔ لہٰذا ملک کو اس بحران سے اگر بچانا ہے، معاشی بحران سے بچانا ہے، اگر اس کی بقا چاہیے ہمیں اس ریاست کی، تو پھر ہمیں میدان میں نکل کر قربانی دینی ہوگی۔ وزیر اطلاع شبلی فراز کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے اسمبلی کے فلور پر جھوٹ بولا۔ سفید جھوٹ کی پرزور مذمت کرتا ہوں، اپوزیشن جمہوریت کو کمزور کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ مشیر داخلہ شہزاد اکبر کا کہنا ہے کہ مزارکات پر ہلڑ بازی ہوئی جس پر لوگوں نے تھانے میں درخواست دی، درخواست کے بعد حکومت سندھ کا کردار شروع ہو جاتا ہے۔ امیر جماعت اہل سنت کراچی علامہ شاہ عبدالحق قادری نے سیاسی جماعتوں سے ماہ ربیع الاول میں احتجاجی پروگرام مؤخر کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ جلوسوں میں بیرونی تخریب کاری پر نظر رکھنے کے لیے سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے جائیں کہ الیکٹرک بجلی کی فراہمی کو بھی یقینی بنائے۔ وہ کراچی میں پریس کانفرنس کر رہے تھے۔
हमारी कल मुलाकात कमिश्नर कराची से हुई थी। कमिश्नर कराची के सामने हमने सारे मामलात रखे। एडिशनल जो आईजी हैं गुलाम नबी मेमन साहब, परसों हमने उनसे मुलाकात करी थी और सेक्रेटरी के हवाले से मामलात उनके सामने रखे और उन्होंने हमें हर किस्म के ताउन का यकीन दिलाया। अपोजिशन जमातों से मैं अपील ही कर सकता हूँ कि मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहतराम में अपने एहतजाजी प्रोग्राम 12 रबीउल अव्वल शरीफ तक मौखर कर दिए जाएं। अल्लाह ताला इस माह मुबारका की बरकत से इस कोरोना की वबा से हमें नजात अता फरमाए, आलम इस्लाम को नजात अता फरमाए। पिम्स अस्पताल में कोरोना के केसेस बढ़ने के बाद मुतअद्दिद वार्ड्स में सर्विसेज महदूद करने का फैसला कर लिया गया है। तफसीलात जान लेते हैं, सबा बजीर हमारे साथ मौजूद हैं। सबा बताएगा क्या इकदाम उठाए गए हैं इस सिलसिले में? आज बिल्कुल पिम्स अस्पताल में कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस का मामला जो है इस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गया है और पिम्स इंतजामिया की जानिब से मुतअद्दिद वार्ड में सर्विस महदूद करने का फैसला किया गया है और नेफ्रोलॉजी वार्ड और ओपीडी में दाखिला इमरजेंसी सर्विस बंद कर दी गई है। नेफ्रोलॉजी वार्ड में अब तक 7 डॉक्टर कोरोना का शिकार हो चुके हैं और डायलिसिस के लिए आने वाले मरीजों में से इस्लामाबाद की रिहायशियों को तरजीह देने का फैसला किया गया है और इस्लामाबाद से बाहर के रिहायशियों को बस इमरजेंसी की सूरत में सहूलत मुयसर हो सकेगी और डायलिसिस करवाने के लिए मरीजों के लिए तहरीक इंसाफ के रहनुमा और वजीर तालीम बलूचिस्तान सरदार यार मोहम्मद रिंद ने सूबाई हुकूमत में तब्दीली का इशारा दे दिया। कहते हैं बलूचिस्तान में अरबों की करप्शन हो रही है लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी लेकिन जाम कमाल का कुछ नहीं कह सकता। हमारे दौर में महंगाई बढ़ी है और बेसिक जो हमने कमिटमेंट की थी उस तरह से हम उसको पूरा नहीं कर सके और इमरान खान की जो सराउंडिंग में लोग बैठे हुए ना उनमें भी हमारी ऐसे लोग हैं जिन्होंने बजाय आवाम को रिलीफ देने के उनको तकलीफ दी है। सबसे बड़ा क्राइसिस चीनी का हमारा शुरू हुआ, वही हमारे अपने पार्टी के लोग थे, हमारे अपने लोग थे। करप्शन हो रही है, करोड़ों की करप्शन हो रही है, अरबों की करप्शन हो रही है, कोई उसको रोक नहीं रहा है, पूरा एक माफिया है। तो क्या जाम साहब 5 साल हुकूमत पूरी करेगी? ये तो आप जाम साहब से पूछ लें क्योंकि चीफ एग्जीक्यूटिव हमारी हिमायत उनके साथ है। जाम साहब का मैं नहीं कह सकता मगर ये हुकूमतें ज़रूर पूरा करेंगी। जाम साहब का भी बाप भी क्या नाम है बलूचिस्तान अवामी पार्टी भी पूरा करेगी और पीटीआई भी पूरा। जमात इस्लामी की हुकूक कराची तहरीक के तहत अवामी रेफरेंडम इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो गया। वोटिंग का अमल गुज़िश्ता शब मुकम्मल हुआ। कराची के तमाम अजला से बैलेट बॉक्स इदारा नूर हक में मरकजी रेफरेंडम कैंप पहुंचा दिए गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, जमात इस्लामी की हुकूक कराची तहरीक के तहत अवामी रेफरेंडम इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो गया। वोटिंग का अमल गुज़िश्ता शब मुकम्मल हुआ। कराची के तमाम अजला से बैलेट बॉक्स इदारा नूर हक में मरकजी रेफरेंडम कैंप पहुँचा दिए गए हैं। जमात इस्लामी के ज़रिए तमाम हुकूक कराची तहरीक का आगाज़ किया गया था जिसमें अवामी रेफरेंडम कराया गया और ये अब इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुका है। गुज़िश्ता शब वोटिंग मुकम्मल हुई जिसके बाद कराची के तमाम अजला से बैलेट बॉक्सेस इदारा नूर हक में मरकजी रेफरेंडम कैंप में पहुँचा दिए गए हैं। मोहम्मद कामरान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। कामरान बताएगा, बैलेट बॉक्सेस इदारा नूर हक में आ चुके हैं, अब क्या वोटों की गिनती जारी है? जी बिल्कुल, जमात इस्लामी के तहत हुकूक कराची तहरीक के सिलसिले में शेरों से जारी 16 से 21 अक्टूबर तक होने वाले इस अवामी रेफरेंडम का जो इख्तितामी मराहिल है वो इस वक्त जारी है। वोटिंग की जो गिनती है वो भी इस वक्त जारी है, जबकि अवाम की जानिब से भरपूर जोश खरोश के साथ इस रेफरेंडम में शिरकत की गई। शहरियों की जानिब से कराची के हुकूक के लिए जमात इस्लामी के इस रेफरेंडम को सराहा जा रहा है और इस अमल को अवामी एहसासात और जज्बात का भी करार दिया जा रहा है। रेफरेंडम में मुख्तलिफ तबका फिक्र से वाबस्ता मर्द खवातीन ने बड़ी तादाद में वोट कास्ट किए और अपनी राय का इजहार किया, जबकि रेफरेंडम में ऑनलाइन। बहुत शुक्रिया आपका। मिसबाहुल हक के चीफ सेलेक्टर का ओहदा छोड़ने के बाद अजहर अली को टेस्ट टीम की क़यादत से हटाए जाने पर गौर शुरू कर दिया गया। विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान को दौरा न्यूजीलैंड के लिए टेस्ट टीम की क़यादत सौंपने पर गौर जारी है। ज़राए के मुताबिक बोर्ड हुकाम अजहर अली की तर्ज क़यादत से खुश नहीं। अजहर अली आइंदा 10 से 15 रोज़ में बोर्ड हुकाम से मुलाकात करेंगे। अजहर अली को दौरा न्यूजीलैंड से कबल टीम की क़यादत से अलग किए जाने का भी इम्कान है। और इस बुलेटिन से इतना ही। आप देखते रहिए 24 न्यूज़।